Hello and welcome to my lecture on prose lesson planning. ग्रामर और पोइट्री के लेसन प्लान्स को हम इन डेप्थ स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रोज के लेसन प्लान की। देखिए, जब हम लेसन प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल स्टेप सेम रहेगा। लेसन प्लान नंबर, जो भी आपका लेसन प्लान का नंबर आप अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस रहेगा, आप वो लेसन प्लान नंबर डालेंगे और जनरल डिटेल्स, किस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, कितनी देर का पीरियड है, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। नेचुरली ये इंग्लिश के लिए है तो सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा, पर बाकी सब्जेक्ट्स के लोग जो भी इस लेसन प्लानिंग के सेशन को कंसिडर करेंगे वो सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। टॉपिक आपका रहेगा और डेट रहेगी। मेरे इस लेक्चर में जो भी मैंने रेड इंक से लिखा है, मोस्ट ऑफ देम आर इंस्ट्रक्शंस, ज़्यादातर ये इंस्ट्रक्शंस हैं, या फिर आप देखेंगे कि मैंने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के कुछ रूल्स आपको बताए हैं जो रेड इंक में हैं। ओके, तो इनको आप अपने लेसन प्लान बनाते वक्त लिखेंगे नहीं, लेसन प्लान बनाते वक्त इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप सही तरीके से लेसन प्लानिंग कर लेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन के बाद हम बात करेंगे जनरल एम्स की। जनरल एम्स, जैसा कि हमने ग्रामर और पोइट्री के प्लान्स में डिस्कस किया है, ये पूरे सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। हम जो भी अपने क्लास में पढ़ाएंगे, जो भी लेसन पढ़ाएंगे, जिस भी टॉपिक से हम डील करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक से या हमारे लेक्चर से हमारे स्टूडेंट्स किस तरह से सब्जेक्ट में अपना कमांड डेवलप करेंगे, ये सारी चीजें हम जनरल एम्स के अंतर्गत लिखते हैं। जनरल एम्स वैसे तो सब्जेक्ट को लेके बहुत सारे हो सकते हैं, पर टू बी प्रिसाइज हम 5 जनरल एम्स फ्रेम करते हैं। हमने लिए हैं टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, बच्चों को कठिन शब्दों के मीनिंग्स समझाना। नेक्स्ट है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, बच्चों को रीडिंग स्किल्स सिखाना, साथ में शब्दों को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलना सिखाना या शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन सिखाना, ये भी हमारा एक जनरल एम है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द वोकैब्युलरी ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की वोकैब्युलरी को इंक्रीज करना, इंप्रूव करना, ये हमारा थर्ड जनरल एम है। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ना और लिखना सिखाना भी हमारे जनरल एम्स का एक पार्ट है। टू इंक्रीज द नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की नॉलेज में इंक्रीज करना, हमारे आज के क्लास से, हमारे आज के लेक्चर से बच्चों की सब्जेक्ट की ओवरऑल नॉलेज बढ़ेगी। ये हमारा लास्ट जनरल एम है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक एम्स की। स्पेसिफिक एम्स आर रिलेटेड टू द लेसन बीइंग टॉट इन द प्रेजेंट क्लास। हम जो भी स्पेसिफिक एम लेते हैं वो हमारी प्रेजेंट क्लास के ऊपर बनता है। मान लीजिए आज की क्लास में मैं जो भी लेक्चर पढ़ाऊंगी, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी, मेरा स्पेसिफिक एम उसको ध्यान में रखते हुए बनेगा। कल अगर मेरा चैप्टर चेंज हो जाता है, मैं कोई नया टॉपिक पढ़ाती हूँ अपनी क्लास में, तो मेरा कल का स्पेसिफिक एम उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर फ्रेम किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक एम्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक क्लास तक वैलिड होते हैं। जैसे ही हमारी क्लास चेंज होती है, हमारा टॉपिक चेंज होता है, हमारे स्पेसिफिक एम्स भी चेंज हो जाते हैं। इनका नंबर 1 या 2 होना सबसे रीजनेबल है। टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स आर मटेरियल्स यूज्ड टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। जो भी मटेरियल्स को यूज करके हमारी टीचिंग इफेक्टिव बनती है, इंटरेस्टिंग बनती है, उन मटेरियल्स को हम टीचिंग एड्स बोलते हैं। हमने टीचिंग एड्स को जनरल टीचिंग एड्स और स्पेसिफिक टीचिंग एड्स में डिवाइड किया गया है।
जनरल टीचिंग एड्स में वो सामान जो हमारी एवरीडे क्लास के लिए ज़रूरी है, हम उसको लिखते हैं। स्पेसिफिक टीचिंग एड्स में हमारी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी टीचिंग एड हमारे काम का है, मॉडल हो सकता है, चार्ट हो सकता है, ऑडियो विजुअल एड हो सकता है, एनीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक, टू द कंटेंट ऑफ द टॉपिक, उन पर्टिकुलर चीजों को मैं स्पेसिफिक एड्स में लिखूंगी। प्रीवियस नॉलेज, ये नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा लेसन प्लानिंग में। देखिए, प्रीवियस नॉलेज जैसे कि ये वर्ड्स बताते हैं, प्रीवियस मतलब पहले की, नॉलेज मतलब जो भी आपके पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो आप अपने साथ मेंटली कैरी करते हैं, वो आपकी नॉलेज कहलाती है। प्रीवियस नॉलेज मतलब आप पहले की कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है जो हमारे टॉपिक से रेजोनेट करेगी या हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। इस चीज को हमें अपने स्टूडेंट्स में चेक करना पड़ता है। तभी लेसन प्लानिंग में प्रीवियस नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रीवियस नॉलेज का फंक्शन क्या होता है? टू एक्टिवेट एंड टेस्ट प्रायर नॉलेज एंड क्रिएट इंटरेस्ट। हमारे स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज को चेक करना और हमारे आने वाले टॉपिक को, जिसको हम अभी थोड़ी देर से इंट्रोड्यूस करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चों का इनडायरेक्टली इंटरेस्ट क्रिएट करना हमारी प्रीवियस नॉलेज की स्टेप का फंक्शन होता है। इसे लिखा कैसे जाएगा? इसे लिखेंगे हम द स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट। अब नॉलेज अबाउट क्या? कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द चैप्टर। जो भी चैप्टर मैं अपनी इस क्लास में पढ़ाऊंगी, उसका जो कॉन्सेप्ट है, जिससे वो चैप्टर रिलेट करता है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अपने बच्चों से पूछूंगी और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं अपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करूंगी। राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द चैप्टर वाला पार्ट है, ये भी आपकी क्लास और टॉपिक के हिसाब से चेंज होगा, तभी ये मैंने रेड इंक में लिखा है। प्रीवियस नॉलेज को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल डे टू डे लाइफ में जो बच्चों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन पर बेस्ड हम अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। ग्रेजुअली हर टॉपिक के साथ हम अपने टॉपिक के और नजदीक जाते हैं। लास्ट में हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में हमारा टॉपिक या हमारे टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स हमें अपने बच्चों की आंसरिंग में मिल जाएं। इन केस हमें हमारे कीवर्ड्स या हमारा टॉपिक नहीं मिलता है हमारे लास्ट आंसर में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के, तब हम उसको प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन कहकर अपना लेसन प्लान आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ रूल्स हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के, वो मैंने आगे डिस्कस किए हुए हैं, वो आप समझ लेंगे, पर आप उनको लेसन प्लान में कॉपी नहीं करेंगे। जो भी रेडिंग से लिखा है वो आपको कॉपी नहीं करना है। आइए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं वो रूल्स जो हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के आंसर्स को लिखते वक्त फॉलो करना चाहिए। यही रूल्स कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के लिए भी रहेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्टरी आंसर्स के लिए या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के लिए ऑलवेज मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। जब भी हम अपने कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे अपने बच्चों से, हमें सिंपल चीजें पहले पूछनी है और ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ बढ़ना है। ठीक है? अगर आप शुरू में ही बहुत कठिन क्वेश्चंस बच्चों से पूछ लेंगे, तो बच्चे उन चीजों में अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो आप पूछ रहे हैं वो चीजें उनकी समझ के बाहर हैं। तो स्टार्ट विथ सिंपल कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सेकेंड रूल कहता है ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिलेटेड टू योर टॉपिक। जब आप अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, तो जनरल डे टू डे लाइफ से छोटी छोटी बातों से रिलेट करके अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करें और ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक की तरफ बढ़े। थर्ड पॉइंट समझाता है
ऑलवेज आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेस। जो भी आपका आंसर रहेगा वो वन वर्ड में नहीं रहेगा, आपको उसे कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। फोर्थ इंस्ट्रक्शन इज अवॉइड आंसरिंग इन यस और नो ओनली। हमें अपने आंसर्स में यस और नो का यूज बहुत जरूरी होने पर ही करना है, नहीं तो हम सेंटेंसेस को पॉजिटिव या नेगेटिव कर कर अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी अप्रोक्सीमेटली 4 to 5। हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस या हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस 4 से 5 अपने आप में मोर देन इनफ होते हैं, इससे ज्यादा हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा स्टेप जो आएगा लेसन प्लानिंग में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम का फंक्शन क्या होता है? इट इंट्रोड्यूसेस न्यू कंटेंट टू द क्लास। स्टेटमेंट ऑफ एम के द्वारा हमारे टीचर अपने कंटेंट को, अपने टॉपिक को जो हम आज पढ़ाने वाले हैं, उसे हम क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं। किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे? टीचर बोलेंगे टुडे वी शैल स्टडी द लेसन, जो भी आपके लेसन का नाम है, और शॉर्ट में उसका इंट्रोडक्शन। आप टीचर इंट्रोडक्शन वर्बली देंगे, लेसन का नाम आप लेसन प्लान में लिखेंगे, पर जो ब्रीफ इंस्ट्रक्शन है वो टीचर वर्बली देंगे स्टूडेंट्स को। जब हमने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर लिया स्टेटमेंट ऑफ एम के थ्रू, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन में हमेशा याद रखिए कि हम अपने कंटेंट को, जो भी कंटेंट मैं आज की क्लास में पढ़ाने वाली हूं, उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। ठीक है, ये लर्निंग को इजी बनाने के लिए, लर्निंग को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने का एक तरीका होता है। ठीक, तो प्रेजेंटेशन किस तरह से लिखा जाएगा? In order to make the topic simple and systematic, it has been divided into 2 units, Unit 1 and Unit 2. Presentation के बाद next step आएगा teaching method. Teaching method का function, teaching methods will change according to the topic being taught in the class. टीचिंग मेथड्स जो होते हैं, मतलब टीचर किस तरह के मेथड से अपने बच्चों को आज की क्लास में पढ़ाएंगे, तो ये टीचिंग मेथड्स हमारे सब्जेक्ट्स के हिसाब से भी चेंज होते हैं और हमारे टॉपिक के हिसाब से भी चेंज होते हैं। मान लीजिए टीचिंग मेथड की बात अगर कोई साइंस का टीचर करेगा और आज की क्लास में उसे किसी एक्सपेरिमेंट को शो करना है, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लिखेंगे। पर लैंग्वेजेस में हम ज्यादातर लेक्चर मेथड यूज करते हैं, इसीलिए हम अपनी टीचिंग मेथड में लिखेंगे लेक्चर मेथड विल बी यूज्ड। अब हम अपना यूनिट 1 बनाएंगे। टैब्यूलर फॉर्म में बनता है यूनिट। इसमें हम 5 कॉलम्स बनाते हैं और 5 रोज बनाते हैं। 5 कॉलम्स में टीचिंग स्टेप्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क, ये 5 कॉलम्स बनेंगे इन हेडिंग्स के साथ। अब हम जो रोज बनाएंगे वो रोज हमारी लेसन प्लान की स्टेप्स के हिसाब से रहेंगे। हमारी प्रोज की लेसन प्लानिंग में हम 5 स्टेप्स यूज करते हैं। स्टेप 1 होती है मॉडल रीडिंग, स्टेप 2 होती है इमिटेटिव रीडिंग, स्टेप 3 होती है डिटेल्ड एक्सपोजिशन एंड प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, स्टेप 4 होती है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज, स्टेप 5 होती है साइलेंट रीडिंग। इस तरह से 5 रोज और 5 कॉलम्स बनाने के बाद हम अपने यूनिट में अपने सब्जेक्ट मैटर को ऐड करेंगे। स्टेप 1 में मॉडल रीडिंग आती है, जिसमें टीचर रीडिंग स्किल्स को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, रीडिंग स्किल्स को बच्चों को डिस्प्ले करेंगे जब टीचर्स, तो बच्चे ऑब्जर्व करेंगे कि टीचर किस तरह से अपनी वॉइस मॉड्यूलेशंस के साथ अपने चैप्टर को रीड कर रहे हैं, किस तरह से पंक्चुएशन मार्क्स को फॉलो कर रहे हैं, टीचर डिफिकल्ट वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये सारी चीजें बच्चे ऑब्जर्व करेंगे जब टीचर मॉडल रीडिंग करेंगी तब। दैट इज व्हाई अ टीचर शुड बी वेरी केयरफुल while reading the chapter,
फॉर द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये कहलाती ही मॉडल रीडिंग है। मतलब आप एक आइडियल रीडिंग स्टाइल बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे और बच्चे उस रीडिंग स्टाइल को कॉपी करेंगे। नेक्स्ट, टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस स्टेप का? टू डेवलप द रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर क्या एक्टिविटी करेंगे? टीचर्स एक्टिविटी में द टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड आर्टिकुलेशन। Students activity, the students will read from their book and observe the reading skills of the teacher. Blackboard work में हम अपने चैप्टर का नाम कैपिटल में लिखेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है इमिटेटिव रीडिंग। ये स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है ये स्टेप। पहले स्टेप में स्टूडेंट्स ने बहुत बारीकी से अपनी टीचर को रीड करते हुए ऑब्जर्व किया, उनकी रीडिंग स्किल्स ऑब्जर्व की, किस तरह से टीचर अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे थे, किस तरह से टीचर पंक्चुएशन मार्क्स को फॉलो कर रहे थे। ये सारी चीजें हमारे स्टूडेंट्स बहुत बारीकी से स्क्रूटनाइज कर रहे थे। अब उसी स्टाइल में हमारे बच्चे इमिटेटिव रीडिंग करेंगे। इमिटेट करना मतलब कॉपी करना। तो हमारे बच्चे अब वैसे ही पढ़ेंगे जैसे टीचर ने मॉडल रीडिंग के थ्रू रीड किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द चैप्टर फ्लुएंटली। टीचर्स एक्टिविटी, द टीचर विल ऑब्जर्व द रीडिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर क्या करेंगे? टीचर क्वाइट रहेंगे, टीचर एक ऑब्जर्वर का रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे और टीचर विल ऑब्जर्व कि बच्चों ने टीचर की रीडिंग स्किल को कितना ग्रास्प किया है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी, few students will read the chapter while others will listen attentively. ये जो एक्टिविटी है ये सारे स्टूडेंट्स एक साथ नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रीड करेंगे, जिन्हें टीचर बोलेंगे रीड करने के लिए। बाकी स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करेंगे कि ये बच्चे कैसे रीड कर रहे हैं। ठीक। स्टेप 3, डिटेल्ड एक्सपोजिशन एंड प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। डिटेल्ड एक्सपोजिशन मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को एक्सपोज करना, उसको हम बोलते हैं डिटेल्ड एक्सपोजिशन। एंड प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सिखाना और रिपीटेड प्रैक्टिस से बच्चों की सही प्रोनाउंसिएशन पे कमांड लाना। इस चीज को हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू और डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। Teachers activity, the teacher will explain the meaning of difficult words and write them on the blackboard. जो भी हम वर्ड्स के मीनिंग बच्चों को बताएंगे, जिनके भी प्रोनाउंसिएशन हम बच्चों को सिखाएंगे, जिन भी वर्ड्स का एप्लीकेशन हम बच्चों को सिखाएंगे, वो सब हमारा काम ब्लैक बोर्ड वर्क पे लिखा जाएगा। स्टूडेंट क्या करेंगे? द स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द मीनिंग ऑफ new or difficult words in their notebooks and pronounce the words correctly. ठीक है? They will learn how to pronounce the new words or difficult words correctly. ब्लैकबोर्ड वर्क में रहेंगे हमारे जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग रहेंगे, उनका सेंटेंस फॉर्म में एप्लीकेशन रहेगा। ये आपका ब्लैकबोर्ड वर्क रहेगा। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ओरल एक्टिविटी है, तो ये आप क्लास में ओरली कंडक्ट करेंगे। स्टेप 4 कहलाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज, जिसमें टीचर पढ़ाई गई पैसेज को बच्चों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज। हमारे स्टूडेंट्स को पैसेज का या चैप्टर का मीनिंग समझाना हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्टेप में। टीचर्स एक्टिविटी, द टीचर विल एक्सप्लेन द पैसेज टू द स्टूडेंट्स। हमारे टीचर जो है हमारी यूनिट 1 की पैसेज या जो कंटेंट है उसको हमारे स्टूडेंट्स को डिटेल में समझाएंगे। पर लेसन प्लान में आप एक छोटी सी स्लिप लगाएंगे यहाँ पे इसी वाले ब्लॉक में, जिसमें आप बहुत शॉर्ट में ब्रीफ कंटेंट लिखेंगे कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं क्लास में।
very short summary of what you are going to explain to the children. इसीलिए वो रेडिंग से लिखा हुआ है, पर ओरली टीचर कंटेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट्स एक्टिविटी. द स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंटिवली. जब टीचर कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो हमारे स्टूडेंट्स शांति से सुनेंगे बैठ के कि टीचर क्या बता रहे हैं. स्टेप 5, साइलेंट रीडिंग. साइलेंट रीडिंग का हम मौका देते हैं अपने बच्चों को, जिसमें जो भी टीचर ने क्लास में कंटेंट समझाया है बच्चे दोबारा उसको रीड करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक से, और टीचर के एक्सप्लेनेशन के साथ रिलेट करते हुए जब बच्चे अपने कंटेंट को रीड करेंगे तो दे विल कम टू नो कि उन्हें चैप्टर अच्छे से समझ में आया है कि नहीं. इस स्टेप में बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो वो टीचर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं. टीचर्स एक्टिविटी क्या होगी? द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली. स्टूडेंट्स एक्टिविटी, द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली. ब्लैक बोर्ड वर्क, इस स्टेप में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जब बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स टीचर के सामने रखेंगे तो टीचर ओरली उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेंगे. राइट, अब हमारा यूनिट 1 कंप्लीट है. 5 स्टेप्स जो हमें अपनी टीचिंग के दौरान फॉलो करने थे, हमने वो पांचों स्टेप्स फॉलो किए. अब हमारा यूनिट 1 का कंटेंट कंप्लीट हो गया है जो हमें पढ़ाना था. अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा लेसन प्लानिंग में वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का आएगा. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के जो मेन फंक्शन है वो है टू इवैल्यूएट द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द की कॉन्सेप्ट और कंटेंट. तो हमने जो भी अपने बच्चों को पढ़ाया, अब हम चेक करेंगे कि उस कंटेंट में से हमारे बच्चों ने कितना समझा, कितनी बारीकी से बच्चे समझ पाए. ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई, कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं. तो इस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस सिर्फ उस कंटेंट पर बनाए जाएंगे जो यूनिट 1 में बच्चों को पढ़ाया गया है. राइट, अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हम वही रूल फॉलो करेंगे जो हमने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए किया था. क्या थे? वो था कि हमें अपने आंसर्स को सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, 1 वर्ड में आंसर देना अवॉइड करना है. सेकंड, हमें अपने आंसर्स में यस और नो जैसे वर्ड्स को अवॉइड करना है. इसकी जगह हम सेंटेंस फॉर्म में पॉजिटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स लिख सकते हैं. थर्ड, हमें इट, देन, ही, शी ऐसे वर्ड से आंसर्स शुरू नहीं करने हैं. राइट, प्रॉपर क्वेश्चन से रिलेट होता हुआ ही हमारा आंसर होगा. मान लीजिए आपका क्वेश्चन है व्हाट डिड सिया लाइक. ठीक है, तो आप इसमें आंसर देंगे सिया लाइक्ड आइसक्रीम्स. मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है. आपका जो आंसर आप दे रहे हैं वो पूरी तरह से आपके क्वेश्चन से रिलेटेबल होना चाहिए. अगर इसी क्वेश्चन का मैं आंसर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट डिड सिया लाइक, आपने बोला आइसक्रीम, तो ये आंसर इनकम्प्लीट कहलाएगा, क्योंकि हमारा क्या रूल है, वी हैव टू आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेस. तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि शी लाइक्ड आइसक्रीम्स. अगेन आपका जो आंसर है वो इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट डिड सिया लाइक, तो आंसर में होगा सिया लाइक्ड आइसक्रीम्स. ओके, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि ही, शी, इट, देन, दे इन वर्ड से आपके आंसर्स शुरू नहीं होंगे. आपके क्वेश्चन से ही आप क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ अपना आंसर फ्रेम करेंगे. यूनिट 1 के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे. यूनिट 2 में हम अपने पढ़ाए जाने वाले चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेंगे. अभी हमने यूनिट 1 में फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, अब यूनिट 2 में हम सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे. अगेन
टैब्यूलर फॉर्म में हमारा यूनिट 2 बनेगा। 5 रोज 5 कॉलम्स, सेम हेडिंग्स रहेंगी। टीचिंग स्टेप्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क, ये 5 कॉलम्स बनेंगे। रोज बनेंगे 5। उन 5 रोज में हम अपनी टीचिंग के 5 स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप 1 मॉडल रीडिंग, स्टेप 2 इमिटेटिव रीडिंग, स्टेप 3 डिटेल्ड एक्सपोजिशन एंड प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, स्टेप 4 एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज, स्टेप 5 साइलेंट रीडिंग। राइट, हर एक के ऑब्जेक्टिव्स हमारे स्टेप वाइज लिखे हुए हैं। टीचर्स एक्टिविटी स्टेप वाइज लिखी हुई है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी स्टेप वाइज लिखी हुई है। हर स्टेप में ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं होता। ब्लैक बोर्ड वर्क फर्स्ट स्टेप में होगा, जिसमें हम नेम ऑफ द चैप्टर को कैपिटल में लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ब्लैक बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एट द सेम टाइम हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क होगा स्टेप 3 में, जब हम 5 और 6 डिफिकल्ट वर्ड्स अपने कंटेंट से लेंगे, जिसमें बच्चों को जो वर्ड्स बच्चों के लिए नए हैं, जिनका मीनिंग बच्चों को नहीं पता है, हम बच्चों को उनका मीनिंग बताएंगे, उसका करेक्ट एप्लीकेशन बताएंगे सेंटेंस फॉर्म में, और उन वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। तो वर्ड और मीनिंग्स तो आपके ब्लैक बोर्ड वर्क में आएंगे, सेंटेंस फॉर्म में उन वर्ड्स का एप्लीकेशन भी ब्लैक बोर्ड वर्क में आएगा। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल इज एन ओरल एक्टिविटी, राइट? तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल आप ओरली बच्चों से करवाएंगे, इसीलिए आपके स्टेप 3 में भी ब्लैक बोर्ड वर्क आपको मिलेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज में आप टीचर्स एक्टिविटी में, जहां पे टीचर ओरली अपने कंटेंट को डिटेल में समझाएंगे, पर लेसन प्लान में आप एक छोटी स्लिप बना के लगाएंगे आपके एक्सप्लेनेशन की, जिसमें आप 5 to 10 लाइंस में बताएंगे कि आप क्या कंटेंट आज पढ़ाने वाले हैं यूनिट 2 में। राइट, तो जो रेड इंक से लिखा है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट, यहाँ उस स्लिप के लिए लिखा है जहां आप अपना शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखकर लेसन प्लान में स्टिक करेंगे। राइट, उसके बाद लास्ट स्टेप आता है साइलेंट रीडिंग। तो हम साइलेंट रीडिंग के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, एंड दिस इज हाउ यूनिट 2 विल बी कंप्लीटेड। यूनिट 2 का कंटेंट अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद, बकायदा एक्सप्लेनेशन देने के बाद, वर्ड एंड मीनिंग्स बताने के बाद, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल देने के बाद, अब टाइम आता है फिर से इवैल्यूएशन का, जो हमने अभी सेकंड पार्ट में पढ़ाया है लेक्चर में। ठीक है, हमारे चैप्टर का जो सेकंड पार्ट हमने यूनिट 2 के कंटेंट में पढ़ाया है, अब हम इस कंटेंट को इवैल्यूएट करेंगे। कैसे इवैल्यूएट करेंगे? अगेन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के थ्रू इवैल्यूएट करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस वैसे ही बनेंगे जैसे हमने यूनिट 1 के लिए बनाए थे, बट कंटेंट यूनिट 2 के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में जो कंटेंट आएगा वो यूनिट 2 का आएगा। We will not ask answers from unit 1. हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो हमने यूनिट 2 के बाद लिए हैं, उनमें हम क्वेश्चंस सिर्फ यूनिट 2 के कंटेंट पर पूछ सकते हैं। यूनिट 1 के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, यूनिट 1 के कंप्लीट होने के बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं वो यूनिट 1 के कंटेंट पे बेस्ड होते हैं। यूनिट 2 के कंप्लीट होने के बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं वो यूनिट 2 के कंटेंट पे बेस्ड होते हैं, हम इन्हें मिक्स नहीं कर सकते। वही आपके जो रूल्स कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के आंसरिंग के हैं वो सब कॉमन रहेंगे, और इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने बच्चों की नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को इस स्टेज पे इवैल्यूएट करेंगे। अब टाइम आया, दोनों यूनिट्स कंप्लीट हो गए। राइट, यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, उसका इवैल्यूएशन हो गया। यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, उसका भी इवैल्यूएशन हो गया। अब टाइम आता है एक शॉर्ट रिवीजन का, रिव्यू का। ये स्टेप को हम लेसन प्लानिंग में बोलते हैं रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चंस या रिकैपिटुलेशन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? टू समराइज द लेसन एंड रिव्यू द की कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्विक टारगेटेड क्वेश्चंस। हम पूरे कंटेंट से जो हमने यूनिट 1 में पढ़ाया है
और जो हमने यूनिट 2 में पढ़ाया है, दोनों कंटेंट्स को एक साथ लेकर पूरे कंटेंट से हम कोई भी 3 क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, राइट? ये रैंडमली कहीं से भी हो सकते हैं। जो भी मैंने आज की क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, किसी भी यूनिट 1, यूनिट 2, किसी से भी मैं अपने क्वेश्चंस बना सकती हूँ, राइट? पूरे कंटेंट में से मैं कोई भी 3 क्वेश्चंस फ्रेम करूंगी और वो क्वेश्चंस मैं अपने लेसन प्लान में लिखूंगी। रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चंस के अगेन कुछ रूल्स होते हैं। रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चंस रिवीजन के क्वेश्चंस होते हैं। ये दोनों में से किसी यूनिट से भी पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे, इनके आंसर्स आपको लेसन प्लान में लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चंस लिखेंगे। इनका नंबर 2 to 3 होना चाहिए। 2 से 3 रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चंस आप रिकैपिटुलेशन के सेक्शन में पूछेंगे। वन मोर थिंग, आप रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चंस में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करोगे वर्ड टू वर्ड। मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज पूछना चाहते हो जो ऑलरेडी आपने कहीं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में पूछी है एंड आप फिर चाहते हो कि उससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछो, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप क्वेश्चन की वर्डिंग्स चेंज कर देंगे, राइट? थोड़े से ऑल्टरेशन के साथ अपने क्वेश्चन को आप बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा रिवीजन का सेक्शन था, रिकैपिटुलेशन या रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चंस। अब हम बच्चों को क्लास वर्क देंगे जो अगेन फंक्शन रहता है टू एवेल्युएट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे कितना समझ पाए हैं, बट जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड अब हम कुछ एक्टिविटी देंगे बच्चों को करने के लिए। शॉर्ट एंड स्वीट, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, मैच द कॉलम्स हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट? एनी ऑफ दीज। पर हाँ, आप अगर फिल इन द ब्लैंक्स दें तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स दें, अगर एमसीक्यूज दे रहे हैं तो सिर्फ एमसीक्यूज दें, मैच द कॉलम दे रहे हैं तो सिर्फ मैच द कॉलम दें। बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ देने का लॉजिक नहीं बनता, ना ही आपके पास इतना टाइम बचेगा 2 यूनिट्स के पढ़ाने के बाद। सो चूज एनी वन एक्टिविटी और उनके 4 से 5 सेंटेंसेस में आप उनको चेक कर लीजिए क्लास वर्क। अब होम असाइनमेंट या होमवर्क की बारी आती है, जिसका फंक्शन सिर्फ स्टूडेंट ये रहता है कि स्टूडेंट घर जाके अपने पढ़ाए गए चैप्टर को एक बार रिवाइज कर ले। तो आप होम असाइनमेंट में बच्चे को किसी भी तरह का एक क्वेश्चन दे सकते हैं या समरी लिखने को दे सकते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू द कंटेंट यू हैव टॉट इन योर क्लास, राइट? एंड हमारा इसके बाद प्रोज लेसन प्लानिंग एंड हो जाएगा। अगेन 3 सिग्नेचर्स आपको लेने पड़ेंगे इसके पीछे, प्यूपल टीचर सिग्नेचर, सब्जेक्ट टीचर सिग्नेचर एंड सुपरवाइजर सिग्नेचर। इतना करके हमारा लेसन प्लान प्रोज का कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।